मूवी का स्टार्ट एक कंट्रोल सेंटर को दिखाते हुए होता है, जहां पर दो औरतें एक यंग वर्कर के बारे में बात कर रही होती हैं, क्योंकि उसने कमरे के अंदर भी ग्लासेस लगाई हुई थी। इसके बाद सीसीटीवी कैमरा में दो चोर भागते हुए दिखाई देते हैं। एम्प्लॉयज अपने बॉस को बताते हैं, जिसके बाद पुलिस वालों को इन्फॉर्म कर दिया जाता है। लेकिन कुछ ही देर बाद ये चोर इन कैमराज में नजर आना बंद हो जाते हैं। वही यंग लड़का जो रूम के अंदर भी ग्लासेस लगाकर बैठा हुआ था, इनको एक क्लिप दिखाता है, जिससे पता चलता है कि वो चोर एक गली में छुपे होते हैं। इस लड़के की मदद से पुलिस वाले इनको जल्द ही पकड़ लेते हैं। उस लड़के का नाम यू जंग बू था। इसकी आंखों की प्रॉब्लम ऐसी थी कि इसको हर चीज स्लो नजर आती थी, यानी कि ये हर चीज को स्लो मोशन में देखता था। आंखों की इस प्रॉब्लम की वजह से ही इसने चोरों को छुपते हुए देख लिया था। फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें थोड़ा पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ये लड़का एक 5 साल का स्टूडेंट है और अपनी दोस्त बोंग सू मी के साथ रेस लगाता है। यही वो वक्त था जहाँ पर इसको स्लो दिखना स्टार्ट हुआ था। जब इसके पेरेंट को ये बात पता चलती है तो वो इसको डॉक्टर सियोक के पास लेके जाते हैं। डॉक्टर सियोक इसको चेक करते हैं और बताते हैं कि इसको एक रेयर बीमारी हुई है। वो बताते हैं कि इसको डायनामिक विजुअल एक्टिविटी की बीमारी हुई है, जिसमें इंसान को हर चीज स्लो मोशन में नजर आती है। इसकी वजह से इंसान हर चीज को इतनी बारीकी से देख सकता है कि उसको हर चीज स्लो मोशन में नजर आती है। ये साबित करने के लिए डॉक्टर जैंग बू की तरफ एक बॉल को तेजी से फेंकते हैं। फिर डॉक्टर इसकी आंखों को आराम पहुंचाने के लिए इसको हर टाइम धूप का चश्मा पहनने को कहते हैं। जैंग बू की इस बीमारी के बाद इसके वालिद किसी दूसरी कंट्री में काम करने के लिए चले जाते हैं, ताकि इसका अच्छा इलाज करा सके। जैंग बू अपनी माँ और छोटी बहन के साथ घर में रहने लगता है। वो कहता है कि ये बीमारी मेरे लिए फायदा और नुकसान दोनों ही है, क्योंकि जहाँ पर इसको लड़कियों की उड़ती हुई स्कर्ट देखकर मजा आता है, वहीं पर स्कूल में इसको काला चश्मा लगाने पर तंग किया जाता है। सूमी इसकी फ्रेंड थी, जिससे वो अब प्यार करने लगा था, पर जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है, उसकी दोस्त होने की वजह से उसको भी अब बच्चे तंग करने लगे थे और मजबूरन सू को जैंग का साथ छोड़ना पड़ता है। इसके बाद जैंग का कोई और दोस्त नहीं बनता, इसलिए वो चाहता है कि मेरी आंखें पूरी तरह खराब हो जाएं। इसलिए वो हर टाइम टीवी देखता रहता है। इससे उसकी आंखें तो खराब नहीं होती, लेकिन इसको सुपर हीरोज वाले शो देखने की लत लग जाती है। वो सारे एक्टर्स को बारीकी से देखता है और इनके एक्शन को नोट कर लेता है, लेकिन प्रैक्टिस करने के लिए बाहर नहीं जाता। उसके फादर पैसे बचाने के लिए कई साल से लगातार घर नहीं आते और फिर एक दिन इनकी मौत की खबर आ जाती है और सब कुछ बर्बाद हो जाता है। इसकी फादर की डेथ के बाद जैंग बू की लाइफ में कोई दूसरा मर्द नहीं बचा था। तभी इसको डॉक्टर सियोक की याद आती है, तो वो उनसे मिलने जाता है। डॉक्टर सियोक इसको घर से बाहर निकलने और पैसा कमाने का बोलते हैं, इसलिए जैंग बू सीसीटीवी कंट्रोल सेंटर में काम करता है। फिर दोबारा सीन शिफ्ट होता है और प्रेजेंट में आ जाता है। फिर वो खुद से बात करता है कि इसको लोगों को स्क्रीन पर देखना अच्छा लगता है, क्योंकि इससे इसको बचपन की याद आ जाती है जब ये हीरोज को स्क्रीन पर देखता था। बस फर्क इतना था कि यहाँ पर जितने भी एक्टर हैं वो रियल हैं। एक दिन इसका साथी वर्कर ब्योंग सू बॉस से बात करता है कि ये एक बहुत शांत इंसान है। ब्योंग सू उनको इसका बिहेवियर बताता है कि ये एक बहुत चुपचाप इंसान है और किसी से बात नहीं करता। फिर वो अपने बॉस से वादा करता है कि वो इसका ख्याल रखेगा, क्योंकि वो एक टैलेंटेड लड़का है। इसके बाद वो जैंग के पास ही बैठता है और काम के दौरान इससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन शर्मिला जैंग बू उसके सारे सवालों के जवाब सर हिला कर देता है और मुंह से कुछ नहीं बोलता। सीसीटीवी कैमरा देखते हुए वो लोगों को नोट करता है कि एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए लोगों को कितने कदम चलना पड़ता है, और इस चीज को वो एक डायरी पर नोट करता है। ब्योंग सू को ये सब बहुत अजीब लगता है, लेकिन वो इसको इसके बारे में नहीं बोलता। इसके बाद वो इससे घुलने मिलने के लिए पूछता है कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है। उसकी ये बात सुनकर जैंग बू को सूमी की याद आ जाती है और अगले ही दिन वो उससे मिलने चले जाता है। सूमी अब बड़ी होकर एक खूबसूरत औरत बन चुकी थी, लेकिन अब उसे पैसों की जरूरत थी। उसका कर्जदार इससे झगड़ता है और इसको कहता है कि अपना घर बेचकर मेरा कर्जा उतारो। जैंग बू इसको दूर से देखता है, लेकिन पास जाकर बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। उसके बाद वो इसको हर रोज कैमरा पर देखता था और वो इसकी डेली की रूटीन याद कर लेता है। सूमी हर रोज एक टाइम पर कॉफी शॉप पर जाकर सोडा पीती थी। इसके बाद जैंग बू भी ऐसी ही रूटीन अपना लेता है, यानी कि वो भी उसी टाइम पर आकर सोडा पीता था। फिर एक दिन सूमी एक बुरे हाल सोफा को देखती है। अगले दिन जैंग बू उस सोफे को उस कॉफी शॉप के सामने कर देता है, ताकि सूमी इस पर बैठ सके। रात को सूमी की नजर उस सोफे पर पड़ती है। वो इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती कि ये यहाँ पर कैसे आया और इस पर बैठ जाती है। अगले दिन वो एक बस स्टॉप पर बारिश में फंस जाती है। जैंग इसको मॉनिटर पर देखता है और अपने साथी वर्कर के साथ इसकी मदद करने के लिए आ जाता है। वो ड्रामाज की हीरो की तरह इसके सर पर छाता खोलकर इसको बारिश से बचाता है, लेकिन वो इसको लफंगा कहकर वहां से चली जाती है। इसके बाद जैंग उसी डॉक्टर के पास जाता है और इनसे सूमी को इम्प्रेस करने का तरीका पूछता है, जिस पर डॉक्टर इससे सूमी को फ्लावर्स देने का कहता है। अगले दिन सूमी को म्यूजिकल ड्रामा में इंटरव्यू देने जाना होता है, लेकिन वो लेट हो जाती है। फिर वो मैनेजर को कॉल लगाती है ताकि अपने लेट का बता सके, लेकिन मैनेजर के कहने पर वो रास्ते में ही गाना शुरू कर देती है। उसके बढ़िया गाने को देखकर कुछ लोग इसको देखना शुरू कर देते हैं। जैंग बू भी फूलों का गुलदस्ता लेकर वहां पर पहुंच जाता है। सू का गाना खत्म होने के बाद वो इसको फूल देता है, लेकिन इसको वो अच्छा नहीं लगता। सू कहती है कि इन फूलों के बजाय उसको जहर ज्यादा अच्छा लगेगा। फिर जब वो वहां से जाने लगती है तो जैंग बू इसके नाम से पुकारता है और अपने बचपन की तरह इसको इंटरव्यू देता है, जिस पर वो लड़की कहती है कि मेरा नाम बोंग सू मी नहीं बल्कि ओ सू मी है। फिर यहाँ पर जैंग बू को पता चलता है कि उसने आज तक गलत लड़की का पीछा किया, लेकिन अब देर हो चुकी थी क्योंकि वो उससे प्यार करने लगा था। एक दिन शाम को वो दोनों आपस में टकरा जाते हैं। यहाँ पर सूमी शॉपिंग करके आ रही होती है। जैंग को देखकर वो इससे अपने राशन बैग उठाती है। फिर जब वो बैग रख कर जाने लगता है तो सूमी इससे पूछती है कि वो बोंग सू मी को क्यों ढूंढ रहा है, जिस पर वो कहता है कि मैं उससे
तुमसे प्यार करता हूँ। अगले दिन मॉनिटर पर वो सोमी को किसी से बात करते हुए देखता है। फोन करने वाला इसको बताता है कि जो इसने ऑडिशन दिया था इसमें वो सिलेक्ट हो गई है। ये बात सुनकर सोमी रास्ते में ही खुशी से कूदने लग जाती है। जैंगबू इसको मॉनिटर पर ही देखता रहता है। उसी रात वो जश्न मनाने के लिए एक रेस्टोरेंट जाती है। फिर यहाँ पर वो देखती है कि जैंगबू बाहर खड़ा इसको देख रहा है। इसके बाद वो इसको अंदर बुला लेती है। वो दोनों आपस में बातें करते हैं और सोमी इसको अपने गाने का स्क्रिप्ट दिखाती है और कुछ लाइंस गाकर इसको अपना टैलेंट दिखाती है। इसके बाद जैंग भी इसको बता ही देता है और इसको भी अपना टैलेंट दिखाता है। रेस्टोरेंट में सभी लोग इस पर तेजी से स्पून फेंकते हैं और वो इनको आराम से कैच कर लेता है। अगले दिन जैंगबू सुमी के घर के पास चक्कर लगाते हुए कुछ स्टेप्स काउंट करता है। ब्योंगसू इसको ऐसा करते देखकर समझ जाता है कि वो रास्ते को याद करने की कोशिश कर रहा है। काम से वापस आते हुए सुमी देखती है कि जैंगबू इसका इंतजार कर रहा है। वो रास्ते में अलग अलग तरह की बातें करते हैं और बातों के दौरान सुमी को पता चलता है कि जैंगबू एक सीसीटीवी सेंटर में काम करता है और वो सारा दिन लोगों को देखता है। इसके बाद वो दोनों एक कॉफी शॉप के सामने रुकते हैं जिसे सू रोज देखती थी। सू इसे बताती है कि उसे इस कैफे के ओनर पर क्रश है और इसके पास एक शानदार कार भी है। जैंगबू को कैफे ओनर से जलन होती है और वो इसको काफी देर तक घूरता रहता है। वो सू को इम्प्रेस करने के लिए इसको कार में घुमाने के लिए ले जाने का फैसला करता है। वो ऑफिस में पूछता है कि किसी के पास कार है तो इसको थोड़ी देर के लिए भाड़े पर दे दे ताकि वो इसमें सुमी को घुमा सके, लेकिन बदकिस्मती से किसी के पास कार नहीं होती। अगले दिन सुमी को घर पर लौटते हुए वो एक कर्जदार मिल जाता है। वो इस पर चलाता और धमकाता है कि अगर उसने इसका कर्जा वापस ना किया तो वो इसको नुकसान भी पहुंचा सकता है, लेकिन जैंगबू वहां पर सही टाइम पर पहुंचकर सू को बचा लेता है। जब जैंगबू काम पर वापस आता है तो सू एक कैमरे के सामने खड़े होकर जोर से थैंक यू कहती है क्योंकि इसे पता था कि जैंगबू इसको देख रहा होगा। शाम को वो दोनों एक पार्क में मिलते हैं और काफी देर तक बातें करते रहते हैं। जैंगबू इससे पूछता है कि अगर इसे कार मिल जाए तो वो क्या करेगी, जिस पर सू कहती है कि वो रोज दरिया के किनारे सफर किया करेगी। जैंगबू को कार नहीं मिलती तो वो रोज एक लोकल बस में सफर करके इसके ड्राइवर के साथ दोस्ती कर लेता है। जैंगबू ने कैमरे में इस ड्राइवर को रोज रात के वक्त बेसबॉल खेलते हुए देखा था। एक दिन रात के वक्त ये भी उसके साथ खेलने में शामिल हो जाता है और बातों बातों में इससे अपने दिल की बात करता है और इससे हेल्प मांगता है, जिस पर वो बस ड्राइवर मान जाता है। और अगले दिन वो सू को बस स्टॉप से पिक करके सी दिखाने के लिए ले जाते हैं। इसके लिए इनको बुसान जाना था। सू को इम्प्रेस करने के लिए जैंगबू जो भी कर रहा था इससे सू इम्प्रेस हो जाती है और इससे प्यार करने लगती है। फिर अचानक रास्ते में पुलिस इनकी बस को रोक लेती है और दूसरे शहर में इंटर नहीं करने देती। सुई गुस्से में पुलिस वालों से लड़ने लगती है और बोंगसू इसको शांत करता है। उनकी मेहनत बेकार हो जाती है और इनको सी देखे बगैर घर वापस लौटना पड़ता है। सीन शिफ्ट होता है और जैंगबू का बॉस बताता है कि शहर में औरतों को उठाने के केसेस बढ़ रहे हैं और इन सबको अलर्ट रहने की जरूरत है। तभी बोंगसू सुमी को एक जगह पर देखता है पर अचानक सुमी वहाँ से गायब हो जाती है। बोंगसू डर जाता है और जल्दी से भागकर वहाँ पर जाता है। फिर सुमी बाहर निकलती है और इसको पता चलता है कि इसने इसके साथ प्रैंक किया। इसके बाद सुमी इसको बताती है कि वो देखना चाहती थी कि बोंगसू इसको बचाने आता है या नहीं। फिर वो इसका ग्लासेस उतार देती है और इसको किस करती है। इसके बाद जैंगबू उसको घर छोड़ने जाता है। सुमी इसको अंदर आने का कहती है पर सुमी देखती है कि कर्जदार इसके घर आए हुए थे और उन्होंने इसकी सारी चीजें बखेर दी थी। वो उसको पैसा लुटाने के लिए बोलते हैं। शोर सुनकर जैंगबू आगे बढ़ता है पर उसकी आंखें दुधला जाने के बाद वो गिर पड़ता है। कर्जदारों के जाने के बाद वो दोनों आपस में बैठ के बात करते हैं। बिखरे हुए सामान को समेटते हुए जैंगबू को उसकी वो ड्राइंग्स मिलती हैं जो इसने बचपन में बनाई थी। ये वही ड्राइंग थी जो जैंगबू ने सुमी के लिए बनाई थी। फिर सुमी जैंगबू को बोलती है कि वो नहीं चाहती कि वो इसको बचपन वाले रूप से पहचाने। जैंगबू ये सुनकर खामोश हो जाता है और सुमी वो ड्राइंग्स देखकर खुश होती रहती है। अगले दिन जैंग डॉक्टर के पास जाता है और इनसे कहता है कि मेरी आंखें धुंधली हो गई हैं। डॉक्टर इसे बताता है कि इसकी बीमारी और बढ़ गई है और जल्द ही इसकी आंखें खराब हो जाएंगी। जैंगबू ये पहले से जानता था कि वो अंधा होने वाला है, इसलिए वो जहाँ भी जाता स्टेप काउंट कर लेता था ताकि अंधा होने के बाद भी इसको मुश्किल ना आए। एक तरफ जहाँ जैंगबू को अपनी आंखों की टेंशन थी तो दूसरी तरफ सुई को अपने कर्जे की। फिर सुई अपना घर बेचकर सारे कर्जे उतार देती है। अब इसके पास रहने के लिए कोई घर नहीं था। जैंगबू इसको अपने हाथ में एक बॉक्स लिए किसी से बात करते हुए देखता है। तभी वहाँ पर मौजूद एक लड़की को इसी एरिया में एक कार के चक्कर काटने पर शक होता है। वो करीब से इस कार को नोटिस करती है और इस कार के नंबर से पता चलता है कि वो कार एक भागे हुए किडनैपर की है। वो फौरन अपने बॉस को खबर करती है और जल्द ही पुलिस को भी इन्फॉर्म कर दिया जाता है। पर तभी कार वहाँ से गायब हो जाती है और सुमी भी वहाँ से गायब थी। जैंग को डर लगता है कि कहीं सुमी को कुछ हो ना जाए, इसलिए वो जल्दी से अपनी साइकिल लेकर वहाँ से निकल जाता है। रास्ते में इसको पूरी तरह नजर आना बंद हो जाता है जिससे वो एक कार से टकरा कर नीचे गिर जाता है। ब्योंगसू ये सब कैमरे में देखकर उसकी हेल्प के लिए जाता है। वहीं एक अनजान आदमी सुमी का हाथ पकड़ लेता है लेकिन वो इसे कहीं लेकर जाता है। वहीं जैंगबू इसकी तरफ दौड़ने लगता है। इसी बीच किडनैपर भाग जाता है और जैंगबू एक बस के साथ लगते लगते बचता है। तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और सुमी को अपने साथ पूछताछ के लिए ले जाती है। अब जैंगबू रास्ते में अकेला रह जाता है। तभी इसका दोस्त इसकी हेल्प करने के लिए आ जाता है। जैंगबू अपने दोस्त का हाथ पकड़ लेता है और अपनी आंखें खराब होने की वजह से दुखी होकर रोने लगता है। इसके बाद कुछ दिन गुजर जाते हैं। सुमी अपनी लाइफ में बिजी हो जाती है और जैंगबू से कांटेक्ट नहीं करती। जब भी इसको जैंगबू की याद आती है तो वो सीसीटीवी कैमरा को देखने लगती है। एक दिन जैंगबू इसको अपने फेवरेट कैफे में दिखाई देता है। वो इसके पास जाकर हाथ हिलाती है पर जैंगबू को वॉकिंग स्टिक निकालकर दूसरी तरफ जाते हुए देखकर ही ना रह जाती है। वो सारा रास्ता इसका पीछा करती है और फाइनली एक जगह पर पहुंच जाती है जहाँ पर एक आर्ट गैलरी थी। अंदर जाकर देखती है कि सारी गैलरी जैंगबू के हाथ की बनाई
बनाई हुई पेंटिंग से भरी हुई थी और ये सारी पेंटिंग सुई की ही थी। फिर जैंगबू को ये कहते हुए दिखाया जाता है कि चाहे उसकी आंखें खराब हो गई हैं, लेकिन वो अभी भी सुई को नहीं भूला। अगले दिन फिर से सुई जैंगबू का पीछा करती है तो जैंगबू उससे पूछता है कि वो कहाँ जाना चाहती है। फिर सुई समझ जाती है कि वो उसे महसूस कर सकता है। फिर वो दोनों हक करते हैं और यहाँ पर ये मूवी खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल।